हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू अपनी कक्षा। और अब तक हमने हाइड्रोकार्बन चैप्टर का लेक्चर 1 कर लिया है। लेक्चर 1 में हमने एडिशन रिएक्शन के अंदर आने वाली 5 रिएक्शन में से 4 रिएक्शन बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है, कर लिया है। और आज इस वीडियो में मैं 5th रिएक्शन कराऊंगा, मतलब हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन के बारे में बताऊंगा। और आज के इस लेक्चर में हम हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम बेंजीन पर चर्चा कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ OH ग्रुप। और यहाँ पर हम रिएजेंट यूज करते हैं बेयर्स रिएजेंट। कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन केमेनोफोर को बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। तो पहले याद करिए, कोल्ड डाइल्यूट एंड एल्कलाइन केमेनोफोर को हम क्या बोलते हैं? बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। एक्चुअली केमेनोफोर की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन ना शो कर दे, इस वजह से उसको क्या करते हैं? कोल्ड रखते हैं, मतलब ठंडा रखते हैं, एल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं और उसको बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करके हम यूज़ करते हैं ताकि हम उसके इस फंक्शन को देख सकें जो हम आगे देखने वाले हैं। अदरवाइज केमेनोफोर जो है बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन करता है, तो वो क्या करेगा? फाइनली सब चीज़ को ऑक्सीडाइज कर देगा। इस वजह से हम कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन कंडीशन को यूज करते हैं विथ केमेनोफोर। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में वही पुराना अपना इथीन ले लेते हैं। इथीन पर हम बेयर्स रिएजेंट अगर अप्लाई करें तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ का पाई बॉन्ड हट जाता है और एक कार्बन पे OH आ जाता है और दूसरे वाले कार्बन पर भी OH आ जाता है। तो हमने क्या किया? एक एल्कीन से डाई अल्कोहल बना दिया, मतलब 2 OH ग्रुप ला के लगा दिए। इसी को हाइड्रोक्सिलेशन कहते हैं क्योंकि हम यहाँ पर OH ग्रुप ऐड कर रहे हैं। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। एक 6 मेंबर रिंग जिसमें एक पाई बॉन्ड है, उस पर हम कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन केमेनोफोर अगर यूज करें तो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें यहाँ का पाई बॉन्ड हटाना पड़ेगा और उसकी जगह पर क्या करना होगा? 2 OH ग्रुप ला करके कार्बन्स पे लगा देने होंगे। अब हम बात करेंगे कि बेयर्स रिएजेंट का कलर कैसा होता है। यहाँ पर जो हमने बेयर्स रिएजेंट यूज किया है वो पिंक पर्पल कलर का होता है। तो ये जो पिंक पर्पल कलर है ये हमें टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन कराने में हेल्प करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक बीकर है, उस बीकर में हमने कोई एल्कीन ले लिया, मान लीजिए इथीन ले लिया। अगर इस इथीन में बेयर्स रिएजेंट मिलाएंगे जो कि पिंक पर्पल कलर का है, तो एल्कीन और ये पिंक पर्पल कलर का कॉम्बिनेशन मिल करके हमें सोल्यूशन कैसा मिलना चाहिए था? पिंक पर्पल कलर का मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहां से पिंक पर्पल कलर गायब हो जाता है, वो सॉल्यूशन कंप्लीटली कलरलेस होता है। तो यहां से हमें पता चलता है यहां पर कुछ रिएक्शन हो गई है। लेकिन बेयर्स रिएजेंट की अगर रिएक्शन हम किसी एल्केन के साथ करवाएं तो वहां पर उसका पिंक पर्पल कलर गायब नहीं होता है। अब सोचो कि एल्केन में जो है पिंक पर्पल कलर गायब नहीं होता, लेकिन एल्कीन में गायब हो जाता है। तो इसका यह मतलब है कि एल्कीन के अंदर क्या प्रेजेंट है? पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। इसी वजह से वहां पर एडिशन रिएक्शन हो पा रही है और वहां से कलर गायब हो रहा है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 2 पार्ट दिखेगा, ओजोनो एंड लिसिस। ओजोनो यहाँ शब्द लगा हुआ है ओजोन के लिए, लिसिस का मतलब ही होता है ब्रेकिंग, मतलब तोड़ देना। तो ओजोनोलिसिस का मतलब होगा ब्रेकिंग इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन। ओजोन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? O3 से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें यहाँ एल्कीन और एल्काइन के ओजोनोलिसिस के बारे में सीखना है। इसको समझने के लिए इथीन को हम अपना एग्जाम्पल बनाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस इथीन से पास कराया गया है ओजोन गैस और इसके बाद उसमें डाल दिया गया है जिंक विद वाटर। ठीक है, यहाँ पर जिंक जो है रिडक्शन के लिए यूज होता है। बस इतना पॉइंट अपने दिमाग में रखना क्योंकि मेटल्स यूज किए जाते हैं रिडक्शन के लिए। तो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट कमेंट करना आना चाहिए। इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के बीच में जो ये आपको 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, उन्हीं दोनों बॉन्ड को आप बीच से कट कर दीजिए। और कट करने के बाद एक कार्बन की तरफ ऑक्सीजन लिखिए और दूसरे कार्बन की तरफ भी ऑक्सीजन लिखिए और उसके प्रोडक्ट को कमेंट कर लीजिए। तो देखिए इसका प्रोडक्ट कैसे लिखा जाएगा? HC, यहाँ पर भी H रहेगा और इस साइड हमने क्या लिखा था? डबल बॉन्ड। और यहाँ पर क्या लगा देंगे? ऑक्सीजन, क्योंकि कट करने के बाद मैंने क्या बोला? क्या लिखना है? ऑक्सीजन लिखना है। दूसरे साइड भी सेम चीज लिखनी है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस पर क्या रहेंगे? 2 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से इथीन से हमें फॉर्मेल्डिहाइड जो है मिल जाता है एज अ प्रोडक्ट आफ्टर ओजोनोलिसिस। अब हम इस एल्कीन की बात करेंगे जहां पर एक कार्बन पर CH3 और दूसरे कार्बन पे C2H5 लगा हुआ है। इस एल्कीन का अगर हमें ओजोनोलिसिस उसी रिएजेंट के साथ करवाना है तो सिंपल सी बात करनी है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में जो आपको ये डबल बॉन्ड दिख रहा है उसको बीच से कट कर दीजिए। एक तरफ ऑक्सीजन लिख दीजिए, दूसरी तरफ भी ऑक्सीजन लिख दीजिए और उसका प्रोडक्ट कमेंट कर लीजिए। देखिए इस पोर्शन से हमें क्या मिलेगा? मिलेगा यहाँ पर CH3CH, फिर क्या मिलेगा? डबल बॉन्ड O।
ठीक है। इस वाले पोर्शन से देखते हैं हमें क्या मिलेगा। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और उस पर क्या रहेगा, एक हाइड्रोजन और दूसरा क्या C2H5 उस पर प्रेजेंट रहेगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर दो एल्डिहाइड्स मिल जाते हैं। एक एल्डिहाइड में एक तरफ CH3 लगा है तो दूसरी तरफ क्या लगा, C2H5 लगा है। इस ट्रिक से आप आसानी से किसी भी एल्कीन का ओजोनोलिसिस करवा सकते हैं और इसी प्रोसेस को हमें आगे लेके जाना है एल्काइन में। हमने अब तक क्या देखा था, हमें कितने बॉन्ड कट करने होते हैं, 2 बॉन्ड कट करने होते हैं। ये बात अपने दिमाग में आप रखिएगा कि हमें 2 बॉन्ड कट करने होते हैं। तो देखो भैया एल्काइन मान लीजिए हमने ये ले लिया, एल्काइन पर हमने सेम रिएजेंट अगर अप्लाई किया तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बीच में जो आपको ये 3 बॉन्ड दिख रहा है उसमें से हमें कितने बॉन्ड कट करने होंगे, 2 बॉन्ड कट करने होंगे। तो दोनों बॉन्ड को कट करके एक तरफ ऑक्सीजन और दूसरी तरफ भी ऑक्सीजन लिख दीजिए। तो हमें प्रोडक्ट साइड में क्या मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड CH3। देखो भाई कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड तो यहाँ बचा हुआ था, वही बॉन्ड क्या करता है, इन दोनों पार्ट को कनेक्ट करता है। तो इस तरीके से हमें एल्काइन से एक डाई कीटोन मिल जाता है। डाई कीटोन का मतलब कि हमारे प्रोडक्ट में 2 कीटोन के ग्रुप प्रेजेंट हैं। अब हमें डी कार्बोक्सिलेशन को डिस्कस करना है। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2। इसको पढ़ करके देख लेते हैं क्या लिखा है कि प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ CO2 फ्रॉम ए कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन। इसका मतलब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना ही डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है। डीकार्बोक्सिलेशन के आगे जो डी लगा हुआ है ना, तो डी का मतलब होता है किसी चीज को रिमूव करने की बात की जा रही है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2। डीकार्बोक्सिलेशन के अंदर हमें 2 प्रोसेस पढ़ने होते हैं, जिसमें से पहला प्रोसेस है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। यहां पर सोडा का मतलब हो गया NaOH और लाइम मतलब होता है चूना, और चूना को लिखा जाता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। इसका मतलब ये हुआ कि NaOH और CaO को यूज करके किसी मॉलिक्यूल से अगर CO2 गैस को हटा दिया जाए तो उसको सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन बोला जाएगा। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, केमिस्ट्री में कहीं सोडा शब्द लिख करके आए इसका मतलब वहां पर सोडियम जरूर मौजूद होगा। जैसे होता है बेकिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा, इन सब में क्या होता है, सोडियम जरूर रहता है। चलिए पहला एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें लिखा गया है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का मतलब होता है CH3COOH। अगर इसके सामने लिखा गया है NaOH CaO और इसके साथ हीट दिया जाता है तो यहाँ से हमें क्या करना है, ये CO2 हटा देना है। अगर हम ये CO2 यहाँ से हटा देंगे तो हमें ये वाला हाइड्रोजन किसके साथ कनेक्टेड दिखेगा, प्रोडक्ट में CH3 के साथ। तो ये CH3 और हाइड्रोजन मिलकर क्या हो गए, CH4। इसका मतलब हमें यहाँ पर मीथेन गैस बनती हुई दिखेगी जब हम एसिटिक एसिड को सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे। और इस मीथेन के साथ हमें एक साइड प्रोडक्ट मिलता है जो कि है Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट। अब हमें ये देखना है कि आखिरकार ये सोडियम कार्बोनेट बनता कैसे है। आप सोच रहे होंगे कि भाई देखो CO2 इलिमिनेट करा करके ये CH3 और H जोड़ना तो आसान काम है, लेकिन ये सोडियम कार्बोनेट कहाँ से आ गया। इसके लिए हम रिएक्टेंट पर लौटते हैं। जो ये हमारा रिएक्टेंट है वो क्या है, एसिड है। हमने क्या डाल रखा है इसमें, NaOH। NaOH क्या होता है, एक बेस है, और ये क्या है, एसिड है। तो यहाँ पर एसिड बेस की रिएक्शन होगी। बेस हमें क्या देगा, OH नेगेटिव देगा, और एसिड हमें H+ देगा। तो ये H+ और OH नेगेटिव एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर के क्या बना देंगे, H2O बना देंगे। इस पॉइंट को याद रखना कि हमने अभी क्या बनाया था, H2O बनाया था। अब दूसरा पार्ट देखिए, ये वाला अगर H+ होगा तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ये OH यहाँ पर अगर नेगेटिव होगा तो सोडियम क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। यहाँ का नेगेटिव पार्ट और यहाँ का पॉजिटिव पार्ट एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे तो हमें ये सॉल्ट वाला फॉर्म दिखेगा जिसमें दिखेगा CH3COO नेगेटिव एंड Na+। और इसको जब हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, CH4 मिल जाता है और Na2CO3 मिल जाता है। जब हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ से CO2 गैस बाहर आ जाएगी। देखिए CO2 गैस अगर बाहर आती है तो वो CO2 गैस NaOH के अंदर जाएगी और डिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा CO2 होता है वो क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है, और जो हमारा NaOH होता है वो बेसिक नेचर का होता है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई ये CO2 जो है वो एसिडिक नेचर का कैसे है। तो देख लीजिए, किसी भी ऑक्साइड को अगर एसिडिक बोलना है तो उसमें क्या करिए, पानी मिला दीजिए। अगर पानी मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, क्या बनेगा, H2CO3 बनेगा। अरे भाई यहाँ पे CO2 में O2 है और यहाँ का O मिला लीजिए तो क्या बनेगा, O3, और H2 तो मिल गया। तो H2CO3 जो हमें यहाँ पे कार्बोनिक एसिड मिला है, ये कार्बोनिक एसिड अगर 2 टाइम NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें बताइए क्या देगा, यही तो देगा। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर यहाँ का OH नेगेटिव और यहाँ का H+ मिला करके हमने हटा दिया। बचा हुआ पार्ट क्या है, Na2 है और CO3 है। तो यही Na2CO3 एक साथ आ जाएंगे और हमें Na2CO3 मिल जाएगा। सेकंड एग्जांपल को हम डायरेक्ट कर लेते हैं। लिखा है CH3CH2COO और आगे ये सोडा और लाइम देकर के हीट किया गया है। तो हमें क्या करना है, इतने पार्ट को हटा करके यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ देना है। तो ये क्या बन जाएगा, CH3CH3 मतलब क्या हो गया, यहाँ पर इथेन गैस निकलेगी।
और जो यहाँ से CO2 गैस निकलेगा वो NaOH के अंदर जाकर के डिजोल्व हो जाएगा और वो हमें देगा Na2CO3। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे CaO तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो आप याद रखिएगा CaO जो है केवल सपोर्ट देने के लिए आया हुआ है डीकार्बोक्सिलेशन को, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। अब हम सी वाला एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमारे पास बेंजोइक एसिड हो, इस बेंजोइक एसिड के सामने सोडा और लाइम देकर के हीट करा दिया जाए तो ये वाला हाइड्रोजन प्रोडक्ट में यहाँ पर लगा देना है और आपको ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा, मतलब आपको बेंजीन मिल जाएगा। यहाँ से जो CO2 गैस निकलेगी वो NaOH के अंदर जाकर के हमें क्या दे देगी, Na2CO3 दे देगी। तो इस तरीके से बेंजोइक एसिड का सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन करवा करके हम बेंजीन बना सकते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन का हमारा अगला पॉइंट है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्बे एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को यूज करके डीकार्बोक्सिलेशन करवाया। एक बार हम रिएक्शन को पढ़ करके देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है 2 टाइम्स CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, मतलब सोडियम एसीटेट को 2 मोल लिया गया है विथ 2 मोल वाटर 2H2O। इसका इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद हमें वहाँ पे इथेन गैस मिलती है, CO2 गैस मिलती है और H2 गैस मिलती है और इसके साथ हमें NaOH एक्वस के फॉर्म में मिल रहा है। अब इसको समझने के लिए हमें इलेक्ट्रोलिसिस का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, जिसको मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत इलेबोरेट करके बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। वही चीज़ हमें यहाँ पे लगानी है और उससे हम ये सारे प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हमें इलेक्ट्रोलिसिस करवाना है सोडियम एसीटेट के एक्वस सॉल्यूशन का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंटेनर लेंगे, उस कंटेनर में सोडियम एसीटेट का एक्वस सॉल्यूशन डाल देंगे। मतलब पहले हम क्या करें, पानी डाल दें, उसके बाद सोडियम एसीटेट का उसमें सॉल्ट डाल देंगे। सॉल्ट के डालने के बाद प्लैटिनम के 2 इलेक्ट्रोड लेंगे और उसमें डिप कर देंगे। डिप करने के बाद दोनों इलेक्ट्रोड को एक भारी भरकम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा हम उसको एनोड बोलते हैं, जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा उस इलेक्ट्रोड को हम कैथोड बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रोलिसिस का पूरा apparatus तैयार हो जाता है। अब हमारा इलेक्ट्रोलिसिस का पूरा जुगाड़ बन चुका है। अब इसके अंदर हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि इस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट में कौन कौन से आयंस प्रेजेंट होंगे। क्योंकि हमने यहाँ पर सोडियम एसीटेट लिया हुआ था तो वहाँ पर सोडियम एसीटेट में एसीटेट आयन होगा और सोडियम किस फॉर्म में होगा, Na+ के फॉर्म में होगा। और वाटर डाला है तो वाटर जब टूटेगा तो वो क्या बनाएगा, H+ एंड OH नेगेटिव। इसका मतलब हमारे पास टोटल 4 आयन होंगे, जिसमें से 2 एनायन होंगे और 2 कैटायन होंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने ये सीखा था कि एनोड पर हम हमेशा ऑक्सीडेशन कराते हैं और कैथोड पर हम हमेशा रिडक्शन की रिएक्शन कराते हैं। अब कैथोड पर जो रिडक्शन की रिएक्शन हो रही है तो वहाँ पर रिड्यूस होने कौन आएगा, कैटायन आएगा। तो कौन सा कैटायन रिड्यूस होगा अब हमें ये समझना है। अब हमें ये समझना कि हमारा H+ जाकर के कैथोड पर रिड्यूस होगा या Na+ रिड्यूस होगा। तो यहाँ पर H+ जाकर के रिड्यूस होता है कैथोड के ऊपर, क्योंकि H+ का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो 0 होता है और Na+ का तो नेगेटिव होता है। अगर किसी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है इसका मतलब वो रिड्यूस होना नहीं चाहता। तो इसके रिस्पेक्ट में तो H+ क्या करेगा, रिड्यूस होना चाहेगा। तो H+ जाएगा कैथोड के पास और कैथोड उसको इलेक्ट्रॉन देगा। अब हम कैथोड के ऊपर होने वाले रिएक्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर H+ जो है एक इलेक्ट्रॉन ले करके वो H बना देगा। तो ऐसे मान लीजिए 2 H+ कर रहे होंगे 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के, तो वहां पर वो H2 गैस बना देंगे। तो हमें कैथोड से H2 गैस निकलते हुए मिलेगी। अब हमारे पास सॉल्यूशन में बच जाते हैं एसीटेट आयन और OH नेगेटिव एंड Na+। इनमें से जो 2 एनायंस हैं वो किधर जाएंगे, एनोड के साइड जाएंगे। लेकिन यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि एनोड पे तो ऑक्सीडेशन करवाना है। तो इस बात को याद रखना कि जो हमारा एसीटेट आयन होता है उसका ऑक्सीडेशन जल्दी हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू OH नेगेटिव। तो अब हम एसीटेट के ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को समझते हैं। एसीटेट के इस ऑक्सीजन पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे, जिसमें से ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है 2 लोन पेयर के फॉर्म में है और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में है। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन होना है इसलिए ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस होना क्या होता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन पर अब हमें 5 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। ये जो स्पीसीज बनी है स्पीसीज बहुत ही रिएक्टिव होती है, क्योंकि यहां से CO2 गैस के इवोल्यूशन का चांस बन रहा है। अब हम ये देखेंगे कि यहां से CO2 गैस के निकलने का क्या प्रोसेस है, क्या मैकेनिज्म है। यहां पर हम फोकस करेंगे कार्बन और ऑक्सीजन के इस बॉन्ड पर। यहां सिंगल बॉन्ड है और उस पर एक इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा और यहां के कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन था उसका एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन CH3 के ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हमें क्या मिलता है, CH3 के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, मतलब कि वहां पर हमें एक मिथाइल रेडिकल मिलता है
और कार्बन के सिंगल बॉन्ड पर एक बॉन्ड और मिलता हुआ दिखेगा। इसका मतलब यहाँ पर CO2 गैस बनती हुई दिखेगी और वो यहाँ से निकल जाएगी क्योंकि वो गैस के फॉर्म में है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर एक मिथाइल रेडिकल मिलता है। अगर हम ये कहें कि हमारे पास 2 मोल एसीटेट आयन थे तो हमें 2 मोल जो है CH3 रेडिकल मिल जाएंगे। तो 2 मिथाइल रेडिकल एक दूसरे के साथ कंबाइंड होकर के ईथेन गैस बना देंगे। तो इसका मतलब एनोड पर हमें ईथेन गैस मिलती है और वहीं पर हमें CO2 गैस इवॉल्व होते हुए भी दिखती है। एनोड की इस रिएक्शन में हम 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं और वही इलेक्ट्रॉन जाकर के कैथोड पर रिसीव होता है और उसी इलेक्ट्रॉन को H+ पा करके वहां से H2 गैस को बाहर निकाल देता है। अब हम अपने रिएक्शन की तरफ लौटते हैं। देखिए प्रोडक्ट में हमने ईथेन को एक्सप्लेन कर दिया, CO2 गैस कैसे निकाला उसके बारे में बता दिया, H2 गैस के बारे में बता दिया, बचा क्या, NaOH एक्वस। देखो भाई सॉल्यूशन के अंदर से ये एसीटेट वाला फॉर्म भी रिएक्शन कर गया और क्या रिएक्शन कर गया, ये H+ जो है इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 भी बन गया। बचा क्या हमारे पास, OH नेगेटिव और Na+। तो 2 चीज़ें जब बच जाएंगी तो एक साथ कंबाइंड होकर क्या बना रही हैं, NaOH बना रही हैं। इसका मतलब कंटेनर के अंदर क्या बचेगा, NaOH बचेगा। तो इस तरीके से हमने सारे प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है कि आखिरकार यहाँ पर कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं और क्यों मिलते हैं, ये चीज़ हम समझ चुके हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है पॉलीमर का बनाना। पॉलीमराइजेशन को समझने के लिए हमें पहले मोनोमर समझना पड़ेगा। मोनोमर में देखिए 2 पार्ट है, मोनो प्लस मर। मोनो का मतलब होता है 1 और मर का मतलब होता है यूनिट। ठीक है, अगर एक यूनिट की बात की जा रही है तो उस एक यूनिट को हम मोनोमर बोलते हैं। अगर हमने बहुत सारे मोनोमर एक साथ ले लिए और एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया तो कुछ हमें ऐसा देखने को मिलता है। एक ए से 2 ए मान लीजिए कनेक्ट हो गए, इस ए से आगे भी ए कनेक्ट होते जाएंगे। तो इस तरीके से हमें एक बहुत लंबी सी चेन मिल सकती है। तो इस लंबी सी चेन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। पॉली का मतलब होता है एक से ज़्यादा, मतलब बहुत। मर का मतलब यूनिट। अगर एक से ज़्यादा यूनिट एक साथ कंबाइन कर दिए जाएं तो उसको हम पॉलीमर बोलते हैं। अब हम इस रिएक्शन को एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कि हमारे पास N टाइम एक मोनोमर है, वो जो है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर कन्वर्ट हो जाता है AN के अंदर। सही लिखा है ना। तो ये AN क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, पॉलीमर रिप्रेजेंट कर रहा होगा। AN का मतलब हुआ कि A जो है N टाइम यहां पर आकर के कनेक्ट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीमर बोलेंगे। अब हम एल्कीन के पॉलीमराइजेशन के बारे में सीखेंगे। हमने सबसे सिंपल वाला एल्कीन ले रखा है जो कि है ईथीन। ईथीन क्या है भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको हमने क्या किया, N टाइम ले लिया। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर ये जो ईथीन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है पॉलीईथीन में। किसमें, पॉलीईथीन। जो आपका मोनोमर होता है ना, उसके आगे बस आपको क्या लिखना होता है, पॉली लिखना होता है। अब देखिए पॉलीईथीन को एक साथ मिला दिया जाए तो बोला जाता है पॉलीथीन। इसको मिला के क्या बोलते हैं, पॉलीथीन। तो पॉलीईथीन को हम पॉलीथीन बोलते हैं। इस पॉलीथीन से आप परिचित होंगे, ये वही वाला पॉलीथीन है जिसमें आप अपने सामान ले जाते हो, ले आते हो। अब हम ये देखेंगे कि जो पॉलीथीन की ये यूनिट यहाँ पर लिखी गई है उसको हम कैसे लिख सकते हैं। देखो भाई यहाँ पर मैंने लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ का एक पाई बॉन्ड हटा देते हैं। अगर यहाँ से आप एक पाई बॉन्ड हटाओगे तो यहाँ पर एक वैलेंसी खाली हो जाएगी और यहाँ पर भी एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। फिर हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट से क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। देखो हमने यहाँ पर 3 यूनिट लिया और तीनों यूनिट को इस रेड कलर वाले सिग्मा बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि ये जो कार्बन है उसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी अगर हम बगल वाले यूनिट से उसको कनेक्ट करते हुए चलेंगे। तो अभी तो हमने सिर्फ 3 यूनिट की बात की, लेकिन हमारे पास अगर N यूनिट होगा तो हम हर बार तो ऐसा लिख नहीं सकते। तो उसके लिए हमें क्या लिखना होता है, उनमें से कोई भी एक यूनिट को देखना होता है और उसके नीचे यहाँ पे N लगाना होता है। इसका मतलब हमने इस यूनिट को N टाइम रिपीट करवा दिया है और वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। अब हम एल्काइन के पॉलीमराइजेशन की बात करेंगे। यहाँ पे हम ले लेते हैं एसिटिलीन। एसिटिलीन को जब रेड हॉट आयरन ट्यूब से इतने टेम्परेचर पर पास करते हैं तो 3 एसिटिलीन एक साथ मिल करके बेंजीन बना देते हैं। अब हमें ये समझना है कि आखिरकार ये 3 एसिटिलीन मॉलिक्यूल मिल करके बेंजीन को कैसे बनाए होंगे। तो देखिए हमने 3 एसिटिलीन मॉलिक्यूल लिख दिए हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इस वाले एग्जाम्पल में हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि जब हम पॉलीमराइजेशन करवाते हैं उस समय हम पाई बॉन्ड को तोड़ देते हैं और दोनों कार्बन पे नए सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। वही काम हमें यहाँ पे भी करना है। यहाँ पर जो ये पाई बॉन्ड होता है उसको हम सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए क्या होगा, ये वाला पाई बॉन्ड उठ करके इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाता है और यहाँ वाला पाई इलेक्ट्रॉन उठ करके इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाता है और ये दोनों उठ करके इस वाले कार्बन के बीच में आ जाते हैं। तो इस तरीके से इस कार्बन के बीच में हमें क्या मिलेगा, सिंगल बॉन्ड मिलेगा। फिर ये यहाँ पर क्या बचा रहेगा, डबल बॉन्ड। फिर आगे हमें यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, एक सिंगल बॉन्ड मिल रहा होगा। यहाँ पर फिर हमें डबल बॉन्ड मिलेगा, फिर यहाँ पे हमें सिंगल बॉन्ड मिलेगा और आगे हमें फिर से डबल बॉन्ड मिलेगा। तो ये कौन सी शक्ल बन रही है, बेंजीन वाली शक्ल यहाँ पे बन रही है।
इन दोनों कार्बन के बीच में हमने जो अभी बॉन्ड बनाए हैं उसको मैंने यहाँ पर इस कलर से रिप्रेजेंट कर रखा है। नया वाला बॉन्ड देखिए यहाँ पर बना है, वही वाला बॉन्ड यहाँ पर बना है। इस तरीके से हमने 3 एसिटिलीन को एक साथ मिला करके पॉलीमराइज करा करके बेंजीन बना दिया। हमारी अगली चर्चा बेंजीन के रिएक्शंस पर है। बेंजीन के रिएक्शन को समझाने से पहले मैं आपको थोड़े एक्सपेरिमेंट समझाऊंगा। मान लीजिए कि हमारे पास 3 बीकर है। पहले बीकर में हमने CCl4 ले लिया, मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया एज अ सॉल्वेंट, और उसमें हमने ब्रोमीन लिक्विड के कुछ ड्रॉप्स डाल दिए। तो ब्रोमीन और CCl4 का जो सोल्यूशन बनता है वो रेडिश ब्राउन कलर का बनता है। तो ये हो गया पहली चीज़। अब हम दूसरा एक बीकर लेते हैं और उसमें हम ईथीन ले लेते हैं, और तीसरे बीकर में हम बेंजीन ले लेते हैं। तो हमारे पास 3 बीकर प्रेजेंट हैं। पहले में ब्रोमीन और CCl4 है जो कि रेडिश ब्राउन कलर का दिख रहा है, दूसरे वाले में ईथीन है जो कि कलरलेस है, तीसरे वाले में बेंजीन है जो कि कलरलेस है। अब हम क्या करते हैं, पहले और दूसरे बीकर को मिला देते हैं, मतलब ब्रोमीन CCl4 के सॉल्यूशन और ईथीन को जब हम मिलाते हैं तो यहाँ पर हमें एक जादू देखने को मिलता है कि रेडिश ब्राउन कलर को हमने कलरलेस सॉल्यूशन में मिलाया, उसके बावजूद वो जो है कलरलेस रह गया। लेकिन जब हम बीकर 1 और बीकर 3 को मिलाते हैं, मतलब ब्रोमीन CCl4 और बेंजीन को जब हम मिलाते हैं, तब वो हमें सॉल्यूशन रेडिश ब्राउन कलर का ही मिलता है। इसका मतलब वहाँ पे हमें कोई कलर का चेंज देखने को नहीं मिलता। तो आखिरकार इस ईथीन के पास ऐसा क्या है कि जो वो ब्रोमीन के कलर को गायब कर देता है, और बेंजीन के पास ऐसा क्या नहीं है कि वो रेडिश ब्राउन कलर को मेंटेन रखता है, वो उसको हटा नहीं पाता। अगर आप ईथीन और बेंजीन की शक्ल को देखें तो हमें क्या मिलेगा, ईथीन के अंदर भी पाई बॉन्ड मिलेगा और बेंजीन के अंदर भी पाई बॉन्ड मिलेगा, और ये Br2CCl4 जो है पाई बॉन्ड ही खोजता है, पाई बॉन्ड को हटाता है और उसकी जगह जाकर के ले लेता है। तो आखिरकार जब दोनों के पास पाई बॉन्ड है तो ब्रोमीन CCl4 का जो कलर गायब होता है वो सिर्फ ईथीन में ही क्यों होता है? इन सारे सवालों का जवाब हम मैकेनिज्म के अंदर जाके समझ पाते हैं। क्योंकि यहाँ ईथीन जो है ब्रोमीन के कलर को गायब कर रहा है, इस वजह से हम ये कहेंगे ईथीन रिएक्शन कर रहा है ब्रोमीन के साथ। और इसके पहले हमने ये चीज़ पढ़ी भी हुई है। तो हम क्या करते हैं, ईथीन के पाई बॉन्ड को हटा करके 2 ब्रोमीन लगा देते हैं। अगर ब्रोमीन के बॉन्ड टूट जाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, कलर गायब हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ईथीन जो है वो एडिशन रिएक्शन देता है, वो अपने पाई बॉन्ड को हटा करके 2 नए सिग्मा बॉन्ड जनरेट करता है और उस पर ब्रोमीन को ला करके लगा देता है। और बेंजीन क्योंकि ब्रोमीन के कलर को गायब नहीं कर रहा है, इसका यह मतलब है कि वो एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। तो यहां पर कोई ऐसी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी कि हमने पाई बॉन्ड को हटा दिया और 2 ब्रोमीन को लगा दिया, ऐसा हमें कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। आखिरकार जो बेंजीन हमारा वो एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा है, तो एक्चुअली क्या होता है कि बेंजीन जो है हमारा वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है, वो एक स्टेबल कंपाउंड है। यहाँ पर रेजोनेंस की फिनोमिना बहुत तेजी से चलती है, मतलब यहाँ पे पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन लगातार चल रहा है। तो उसका पाई बॉन्ड जो है वो स्टैटिक नहीं है, एक जगह पे बैठा नहीं है कि उस पर आकर के ब्रोमीन ऐड हो जाए। वो लगातार अगर चलता रहेगा तो उस पर ब्रोमीन के ऐड होने का चांस एकदम 0 हो जाएगा। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि ड्यू टू एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ बेंजीन, बेंजीन डज नॉट गिव द एडिशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं आखिरकार तो बेंजीन कौन सी रिएक्शंस देता है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। बेंजीन जो है वो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन देता है। बेंजीन ये कहता है कि देखो भाई, हमारे तीनों पाई बॉन्ड को आप छेड़ो मत, इनको आप डिस्टर्ब मत करो। आप चाहो बाहर के जो भी हाइड्रोजन लगे हैं उन हाइड्रोजन को हटा करके आप मेरे खोपड़ी पर किसी को लगा दो, चल जाएगा, लेकिन आप मेरे तीनों पाई बॉन्ड को टच नहीं करेंगे। यही चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं कि बेंजीन से हम हाइड्रोजन हटाएंगे और उसकी जगह पर एक दूसरा ग्रुप ला करके लगा देंगे। इसका मतलब हमने क्या किया, हाइड्रोजन को हटाया और किसी दूसरे ग्रुप को लगाया। तो इस वजह से इस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि यहां पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है हाइड्रोजन और उस ग्रुप के बीच में। और ऐसा करने की स्थिति में हमारे बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी होती है वो मेंटेन रहती है, वो भी डिस्टर्ब नहीं होती है। अब हमारी अगली चर्चा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर है। नाम में ही लिखा गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है एक इलेक्ट्रोफाइल को हटाना है और उसकी जगह पर दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को लाके लगा देना है। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर एक बेंजीन ले लीजिए, उसके सामने जब कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है तो बेंजीन अपना हाइड्रोजन हटा करके उस इलेक्ट्रोफाइल को अपनी खोपड़ी पे लगा लेता है। हमारा H जो है H+ के फॉर्म में निकलता है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल को ले जा करके लगा रहे हैं और एक दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को निकाल दे रहे हैं। इस वजह से इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाएगा। इसके अंदर हमें पहला पॉइंट जो पढ़ना होता है वो है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप को क्या बोलते हैं, नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं। तो एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इज नोन एज नाइट्रेशन। उसके लिए हमें क्या रिएजेंट यूज करना होगा, ये रिएजेंट यूज करना होगा। 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ रहे होंगे वहां पर हम इन चीजों का यूज करेंगे।
तो चलिए रिएजेंट पढ़ के देख लेते हैं क्या लिखा है। कंसंट्रेटेड HNO3 विद कंसंट्रेटेड H2SO4, दो कंसंट्रेटेड एसिड का एक मिक्सचर होगा, तब जाकर के आप नाइट्रेशन करवा पाएंगे। कौन कौन सा एसिड होगा भाई? HNO3 होगा मतलब नाइट्रिक एसिड होगा, और H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड होगा। अब ये चीज आपको याद हो गई होगी कि कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 का जो मिक्सचर होगा वो यहां पर रिएजेंट का काम करेगा। क्योंकि हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना है, इस वजह से हमें फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल समझना पड़ेगा कि भाई कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है जो बेंजीन के हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह लेने वाला है। उस चीज को हम समझते हैं। अभी हमने बोला था कि HNO3 और H2SO4 दोनों क्या हैं? एसिड हैं। अब सवाल आता है इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक करेक्टर किसका है? कौन ज़्यादा मजबूत एसिड है, मतलब जल्दी H+ देने की क्षमता किसके पास है? तो याद रखिएगा कि कंसंट्रेटेड H2SO4 जो होता है वो जल्दी H+ देता है, वो ज़्यादा एसिडिक होता है विद रिस्पेक्ट टू HNO3। अगर भाई एक एसिडिक है तो दूसरा वाला क्या बन जाएगा? उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा बेसिक नेचर का हो जाएगा। आप कहोगे सर HNO3 तो एसिड होता है। भाई मेरे HNO3 अभी भी एसिड है, लेकिन वो H2SO4 के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा बेसिक नेचर का है, क्योंकि ये जल्दी H+ दे देगा। तो ये भाई साहब क्या कर सकते हैं? उस H+ को रिसीव कर सकते हैं। अब इस चीज़ को मैकेनिज्म में समझेंगे। मैकेनिज्म की शुरुआत में हमने HNO3 लिख रखा है। HNO3 में जो आपको ये OH ग्रुप दिख रहा है, इसमें ऑक्सीजन पर क्या है? लोन पेयर प्रेजेंट है। जो हमारा HNO3 होता है वो किसका काम करता है? बेस का काम करता है। और बेस का काम क्या है? H+ को एक्सेप्ट करना। ये H+ देता कौन है? H2SO4 देता है। तो आप कहोगे कि H2SO4 जो H+ देता है उसको HNO3 का जो ऑक्सीजन पर लोन पेयर है वो अपनी तरफ उसको बुलाता है। इसका मतलब ऑक्सीजन का लोन पेयर जाएगा H+ की तरफ। तो ये वाला H+ जब इलेक्ट्रॉन पाएगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बन जाएगा? एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। और क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया है, इस वजह से ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज यहां पर झेलना पड़ता है। एक बात का हमेशा ध्यान देना, जब सिस्टम में कहीं भी H2O निकालने का चांस है तो उसको आप तुरंत निकाल सकते हो। देखो यहाँ पर H2O निकालने का चांस बन रहा है। कैसे? अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो ये बॉन्ड है, अगर ये इलेक्ट्रॉन उठ करके ऑक्सीजन पर चले आए तो ऑक्सीजन को क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। और इलेक्ट्रॉन के पाते ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा और वो H2O के फॉर्म में हट जाएगा। ऐसा करने की स्थिति में नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन उठ करके आगे चला गया। इसका मतलब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन हमने बाहर किसी को डोनेट कर दिया। इस वजह से नाइट्रोजन को पॉजिटिव चार्ज झेलना पड़ता है। अभी भी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा कि आखिरकार ये बॉन्ड क्यों टूटा। तो इसका जवाब ये बन जाएगा, देखो भाई ऑक्सीजन एक तो पहले से इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऊपर से उसकी खोपड़ी पे तुमने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया है। अब किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर तुम पॉजिटिव चार्ज लगाओगे तो वो बहुत ज़्यादा पोलर हो जाता है। अब बहुत ज़्यादा पोलरिटी है, इसका मतलब क्या है? वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस चक्कर में यह बॉन्ड टूट जाएगा। तो इस तरीके से HNO3 और H2SO4 मिल करके NO2 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल दे देते हैं। यहां पर बस आपको इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पता होगा तो सिंपल सी बात करनी है कि भाई बेंजीन का ये हाइड्रोजन हटाओ, उसकी जगह पर ला करके NO2 लगा दो। यही हमने किया। यहाँ के H+ को हम हटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा H+ और ये NO2 जाकर के बेंजीन से लग जाएगा। तो इस तरीके से हमें नाइट्रोबेंजीन मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पर हमने बेंजीन पर NO2 ग्रुप ऐड किया है, इस वजह से इस रिएक्शन को नाइट्रेशन रिएक्शन बोलेंगे। अब हम सेकंड रिएक्शन पे आते हैं जो कि है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन सुन करके कहीं से सल्फ्यूरिक एसिड की थोड़ी थोड़ी महक आनी शुरू हो रही है। इसका मतलब कि यहाँ पर रिएजेंट क्या होने वाला है? कंसंट्रेटेड H2SO4 होने वाला है। याद रखना इस चीज को। अगर सल्फोनेशन बोला जा रहा है तो याद रखना है कि वहां पर रिएजेंट क्या होगा? कंसंट्रेटेड H2SO4 होगा। अब हमें इस रिएजेंट से इलेक्ट्रोफाइल बना करके समझाना है। याद करने के लिए हम इतना बोल सकते हैं कि देखो भाई H2SO4 में से अगर H2O निकाल दिया जाए तो हमें हमारा इलेक्ट्रोफाइल SO3 मिल जाता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर यहां से आपने वाटर क्यों हटा दिया? तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि मान लो हमारे पास 2 H2SO4 था, ठीक है, और H2SO4 का सबसे अच्छा काम क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करने का होता है। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह अगर वो काम करेगा तो वो दूसरे वाले मॉलिक्यूल से क्या करेगा? पानी हटा देगा। अगर यहां से पानी हटाएगा तो ये SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कुछ लोगों को ये बात नहीं पची होगी कि आखिरकार आपने 2 मॉलिक्यूल क्यों ले लिया। भाई हमारे पास कंसंट्रेटेड H2SO4 कुछ क्वांटिटी में होंगे, वहां पर तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। बस मैं ये कह रहा हूं कि एक मॉलिक्यूल जो है दूसरे मॉलिक्यूल के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। इसी वजह से हम वहां से H2O हटा देते हैं और वहां से क्या बनता है? SO3 इलेक्ट्रोफाइल बनता है।
अगर मैकेनिज्म से समझना चाहते हैं वो भी देख लीजिए। देखिए हमने यहाँ पर H2SO4 बना रखा है, सामने H+ किसने दिया है, दूसरे वाले H2SO4 ने दिया। अगर इस H2SO4 का जो ऑक्सीजन पर लोन पेयर है वो लोन पेयर H+ को डोनेट होता है तो उस ऑक्सीजन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी एटम जब अपना लोन पेयर डोनेट करता है तो उसको पॉजिटिव चार्ज झेलना पड़ता है। अब देखो भाई ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, इसका मतलब सल्फर और ये ऑक्सीजन का बॉन्ड अब पोलर हो चुका है। इसके पोलर होते ही यहाँ का बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है और ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन दोनों उठ करके ऑक्सीजन के ऊपर चला जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर पाई बॉन्ड बन जाएगा और ये बॉन्ड भी यहाँ से टूट जाएगा। तो देखिए क्या बन जाएगा, SO3 बन जाएगा। अरे भाई यहाँ पर ये बॉन्ड तो पहले से बने पड़े थे, यहाँ पर क्या बन गया, पाई बॉन्ड बन गया। तो इतनी चीज को आप क्या बोलोगे, SO3 बोलोगे। और यहाँ से हमने क्या किया, H2O भी बाहर निकाल दिया। इस चीज को आप डायरेक्टली याद रख लीजिए कि सल्फोनेशन में हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो SO3 होता है। अब एक बार रिएक्शन पढ़कर देख लेते हैं। हमारे पास बेंजीन है, सामने लिखा है कंसंट्रेटेड H2SO4 और प्रोडक्ट में लिखा जा रहा है बेंजीन और उसके ऊपर SO3H। चलिए इस चीज को समझते हैं कि यहाँ पर SO3H कैसे आ गया। आप सोच रहे होंगे कि सर SO3 अगर निकला था एज इलेक्ट्रोफाइल तो बेंजीन पर आपको सिर्फ SO3 लिखना चाहिए, उसके साथ आपने H कैसे लिख दिया। आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि अगर सर इलेक्ट्रोफाइल SO3 था तो बेंजीन पर हम डायरेक्टली SO3 लगा देते, उसके साथ हमने H क्यों लगा रखा है। चलिए उस चीज़ को मैं समझा देता हूँ। भाई जब हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया तो हमें यहाँ पर SO3 मिलेगा, लेकिन SO3 में सल्फर पर कोई पॉजिटिव चार्ज तो है नहीं कि वो जाकर के डायरेक्टली H+ को रिप्लेस कर दे। इस वजह से हम यहाँ के एक पाई बॉन्ड को पहले तोड़ेंगे और सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे। तो यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में जो ये पाई बॉन्ड होता है उनके दोनों इलेक्ट्रॉन को उठा करके हम अगर ऑक्सीजन पर कर दें तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इस समय हमें एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल मिल चुका है जिसमें हमारे एटम पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब हम बेंजीन के H+ को हटा करके इस सल्फर को ले जाकर के लगा देंगे। देखो भाई अगर सल्फर जाकर के बेंजीन से यहाँ पे कनेक्ट होगा तब भी ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। और ये नेगेटिव चार्ज जो ये वाला H+ निकलता है ना उसको खुद से जोड़ लेता है। तो फाइनली क्या बन जाता है, SO3H बन जाता है बेंजीन के ऊपर। यहाँ पर हमने किया क्या, हमने बेंजीन लिया और उस पर कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करवा करके बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना दिया। और बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड का बनना ही सल्फोनेशन रिएक्शन कहलाता है। अब हमें यह समझना कि आखिरकार बेंजीन का हाइड्रोजन हटा करके हमने SO3H ग्रुप कैसे लगा दिया। देखो भाई हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल क्या है, SO3 है और SO3 में किसी पर हमें पॉजिटिव चार्ज तो अभी दिख नहीं रहा है। इस वजह से हम क्या करेंगे, सल्फर और ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है और उसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन है उसको उठा करके ऑक्सीजन की तरफ रख दें अगर। अब क्योंकि किसी पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो हमें इलेक्ट्रोफाइल की फीलिंग नहीं आएगी, इस वजह से हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड है उन दोनों का इलेक्ट्रॉन उठा करके अगर हम ऑक्सीजन के ऊपर रख दें तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस तरीके से जो ये स्ट्रक्चर बनता है, इस स्ट्रक्चर में हमें सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज दिखाई देता है। तो हमें समझ में आ गया कि कौन सा एटम ले जाकर के बेंजीन से जोड़ना है। अब इस रिएक्शन के अंदर हम हाइड्रोजन को हटा करके H+ के फॉर्म में लिख देंगे और ये सल्फर जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसको ले जाकर के बेंजीन से जोड़ देंगे। अब जो ये हमारा प्रोडक्ट बना उस पर ऑक्सीजन पर क्या दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज दिख रहा है और उसी के सामने H+ लिखा हुआ है। तो निश्चित रूप से पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ गठबंधन कर लेंगे। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, वो H+ को अगर इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, बेंजीन पर SO3H मिल जाएगा, मतलब कि यही मिल जाएगा। अब हमें थर्ड रिएक्शन के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है हेलोजनेशन। हेलोजनेशन शब्द का मतलब ही होता है एडिशन ऑफ हेलोजन। हमें यहाँ पर हेलोजन ग्रुप को ऐड करना है बेंजीन के ऊपर। ऐसा करने के लिए हमें रिएजेंट चाहिए लुईस एसिड और उसके साथ कोई भी X2। यहाँ पर हम X2 जो यूज करते हैं वो अक्सर आपको या तो Cl2 मिलता है या तो Br2 मिलता है। अब आपका सरदर्द ये होगा कि आखिरकार ये लुईस एसिड चीज क्या होती है। लुईस एसिड वो सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। अब ये चीज कैसे पता चलेगी, कौन से लोग इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। देखो भाई जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपने अंदर ले सकते हैं। तो बस आपको ऐसे मेटल्स ढूंढने हैं जहां पर वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो। एग्जांपल के तौर पे आप Bf3 ले लो। Bf3 में जो बोरॉन होता है उसके किनारे किनारे 3 फ्लोरीन है। तो इस बोरॉन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और बोरॉन पर हमारे एक वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। अगर कहीं पर वैकेंट p ऑर्बिटल, इसका मतलब क्या है, अगर उसके सामने इलेक्ट्रॉन का पेयर आएगा तो उसको अपने अंदर वो एक्सेप्ट कर सकता है। इस वजह से Bf3 जो है एक लुईस एसिड बोला जाता है। वही सेम कहानी इनके साथ भी होते हैं, इन सब में भी वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये सारे क्या हैं, एक लुईस एसिड का काम करेंगे। आप इस चीज को याद ही कर लीजिए कि Bf3, AlCl3, FeBr3 और FeCl3 जैसे कोई चीज मिले तो उसको आप लुईस एसिड समझेंगे। अगर इनमें से कोई दिया जाए और सामने Cl2 या Br2 में से कोई दे दिया जाए तब आप जाकर के बेंजीन पर हेलोजनेशन की रिएक्शन करवा सकते हैं। इस रिएक्शन के अंदर हमें यही पढ़ना होता है कि हम इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे कैसे। इलेक्ट्रोफाइल बन गया तो सिंपल सी बात हो जाती है कि हाइड्रोजन हटा दो, उस इलेक्ट्रोफाइल को ला करके लगा दो, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो चलिए सीखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हम करेंगे कैसे।
Cl2 को आप कैसे लिखोगे, यहाँ पर Cl2 लिखा गया है और Cl2 में जो Cl होता है उसके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब आप कह सकते हो 3 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं एक क्लोरीन पर। सामने BF3 लिखा है, BF3 क्या है, एक लुईस एसिड है। लुईस एसिड का मतलब क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करा सकता है। तो क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन के पेयर को इनकी तरफ अगर भेजेगा तो क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि क्लोरीन ने क्या दिया, अपना लोन पेयर दिया, इस वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो इस तरीके से हमें एक सिस्टम मिल जाता है। लेकिन क्लोरीन पर अब क्या आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज। एक तो क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाएगा। अब अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गया तो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच का जो ये बॉन्ड होगा वो पोलर हो जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे क्लोरीन पॉजिटिव के ऊपर। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पॉजिटिव के ऊपर जंप करेंगे तो क्लोरीन पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था उस इलेक्ट्रॉन को पाकर के वो न्यूट्रल हो जाएगा और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, और इस वाले क्लोरीन का क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया इस वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो हमें क्या मिला, BF3 और इसके बगल में क्या रहेगा, एक क्लोरीन और उस पर नेगेटिव चार्ज। यही देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है BF3Cl नेगेटिव चार्ज और उसके साथ क्या Cl+। अब इन दोनों में बताओ इलेक्ट्रोफाइल कौन है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इस तरीके से Cl+ हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। चलिए रिएक्शन को पढ़ करके देख लेते हैं। बेंजीन दिया गया, सामने लिखा है BF3 विद Cl2, इसका मतलब वहां पर क्लोरीन पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल लिखा गया है। अब हमें यहाँ का हाइड्रोजन हटा के H+ के फॉर्म में प्रोडक्ट में लिखना है और इसकी जगह पर क्लोरीन ला करके लगा देना है। तो इस तरीके से हमें क्लोरोबेंजीन एज ए प्रोडक्ट मिल जाता है। इस रिएक्शन में हमने बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाया और इसी रिएक्शन को हम हैलोजनेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि हमने हाइड्रोजन को हटा करके एक हैलोजन लगा दिया है। अगली रिएक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार है। इसको हम यहाँ पर सीखेंगे और आगे हम 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको बार बार यूज करने वाले हैं। इस रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये दो तरीके का होता है, एक तो एल्काइलेशन होता है और दूसरा जो होता है वो एसाइलेशन की रिएक्शन होती है। इसके हम पहले टाइप की रिएक्शन पढ़ लेते हैं जिसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। यहाँ पर एल्काइलेशन लिखा गया, इसका मतलब यहाँ पर एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप की बात की जाएगी और फ्रीडल क्राफ्ट तो साइंटिस्ट का नाम है। बेंजीन का एल्काइलेशन करवाने के लिए हमें रिएजेंट यूज करना होता है लुईस एसिड के साथ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड को हम कैसे लिखते हैं, RCl से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इसके साथ कोई लुईस एसिड होगा तब जाकर के हम बेंजीन का एल्काइलेशन करवा पाएंगे। एग्जांपल के तौर पे हम लुईस एसिड लेते हैं AlCl3 और RCl की जगह पर ले लेते हैं CH3Cl। तो चलिए समझते हैं कि आखिरकार इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनाया जाएगा। क्योंकि भैया हमारे पास AlCl3 है, मतलब लुईस एसिड है। लुईस एसिड का मतलब जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करता हो। अब हमें ढूंढना यह है कि ऐसी कौन सी जगह इसमें है जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर कौन होगा, क्लोरीन होगा, जहां पर लोन पेयर प्रेजेंट होगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे एल्युमिनियम के पास। जब क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम को दे देगा तो क्लोरीन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम पर जाकर के रिसीव हुआ, इस वजह से एल्युमिनियम पर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्योंकि यहाँ क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज आया है तो इस वजह से कार्बन और क्लोरीन का ये बॉन्ड बहुत ही पोलर हो जाएगा। अगर ये बॉन्ड पोलर हो जाएगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे क्लोरीन पॉजिटिव के ऊपर। अगर कार्बन और क्लोरीन के बीच का इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस तरीके से हमें CH3 पॉजिटिव मिल जाता है और इसके साथ मिलता है AlCl4 नेगेटिव। आप सोच रहे होंगे ये कैसे मिला, तो देख लीजिए भाई, इलेक्ट्रॉन उठ करके अगर क्लोरीन के ऊपर आएगा तो क्लोरीन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, एक क्लोरीन और ये क्या है AlCl3, तो टोटल मिला के क्या हो जाएगा AlCl4 नेगेटिव। ये वही नेगेटिव है जो कि पहले से एल्युमिनियम पर यहाँ पे प्रेजेंट था। देखो भैया इस रिएक्शन में हमें इलेक्ट्रोफाइल मिल चुका है जो कि है CH3 पॉजिटिव, मतलब मिथाइल कार्बोकैटायन। तो अब हम रिएक्शन को आसानी से समझ सकते हैं। बेंजीन का ये वाला हाइड्रोजन हटाओ, इधर H+ लिख दो और इसकी जगह पर क्या लगा दो, CH3 ला करके लगा दो। तो जो ये चीज मिलती है वही यहाँ पर प्रोडक्ट हो जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, टॉलुइन बोलते हैं। तो इस तरीके से इस रिएक्शन में हम बेंजीन पर सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं CH3 से, मतलब एल्काइल ग्रुप से। इस वजह से हम इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एल्काइलेशन रिएक्शन बोलेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट के सेकंड रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन का मतलब होता है कि एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप। तो पहले समझो भैया एसाइल ग्रुप होता क्या है। RCO ग्रुप को हम एसाइल ग्रुप बोलते हैं। याद रखना कि RCO ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एसाइल ग्रुप बोलते हैं। तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि एडिशन ऑफ दिस ग्रुप इज नोन एज एसाइलेशन रिएक्शन। क्योंकि ये रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट ने दे रखी है, इस वजह से इसका नाम होगा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। और एसाइलेशन रिएक्शन करवाने के लिए रिएजेंट होता है लुईस एसिड प्लस RCOCl। लुईस एसिड का एग्जांपल ले लें, अगर हम AlCl3 और R की जगह पर हम अगर CH3 ले लें तो क्या बन जाएगा, AlCl3 विद CH3COCl। तो चलिए देखते हैं कि ये दोनों मिल करके क्या इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने वाले हैं। तो हमारा पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर वही पुरानी कहानी दोहरानी है कि भैया हमारा AlCl3 क्या होता है, लुईस एसिड होता है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। AlCl3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से एक्सेप्ट करता है, तो बोलोगे कि क्लोरीन का जो लोन पेयर होता है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है एल्युमिनियम को।
देखो भैया हमें यहाँ पे दोबारा AlCl3 मिल गया। AlCl3 का मतलब क्या है? लुईस एसिड। लुईस एसिड का मतलब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। किससे हम इलेक्ट्रॉन ले रहे होते हैं? क्लोरीन का जो लोन पेयर होता है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर यही किया जा रहा है। क्लोरीन का लोन पेयर जाएगा एल्युमिनियम के पास। एल्युमिनियम पर क्या बन जाएगा? नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। लेकिन क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिया है, इस वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस तरीके से हमें ये सिस्टम मिलता है जिसमें क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है और एल्युमिनियम पर नेगेटिव चार्ज रहता है। ध्यान देना, हर बार हमें यही चीज करनी होती है। जहां पर क्लोरीन लगा होता है उसके बगल वाले बॉन्ड को तोड़ना होता है। तो कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो इलेक्ट्रॉन होता है ये जंप कर जाएगा क्लोरीन के ऊपर। क्यों जंप कर जाएगा? क्योंकि क्लोरीन पर इस समय पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। अब आप सोचोगे बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहा है? इस वजह से क्योंकि क्लोरीन क्या है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उसको पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं होता। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पर जंप कर जाएंगे तो क्योंकि क्लोरीन पर पहले से पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था और इलेक्ट्रॉन पा जाएगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा और फाइनली ये क्या बन जाएगा? AlCl4 नेगेटिव बन जाएगा। और अब हम इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर कार्बन का इलेक्ट्रॉन आगे चला गया, इस वजह से कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये जो सिस्टम बनता है हम इसको एसाइलियम आयन बोलते हैं, क्योंकि इस सिस्टम में पॉजिटिव चार्ज आता है और ऐसे सिस्टम को एसाइल ग्रुप बोलते हैं। और जब कहीं पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसमें IUM लगाया जाता है, इस वजह से दोनों को मिला करके एसाइलियम आयन बोला जाता है इसको। अब हमें हमारा इलेक्ट्रोफाइल मिल चुका है। अब करना क्या है? बेंजीन का ये हाइड्रोजन हटा करके इस तरफ आपको H+ लिख देना है और ये वाला पार्ट ले जा करके बेंजीन से चिपका देना है। यहाँ पर हमने बेंजीन की रिएक्शन करवाई है एक लुईस एसिड से और उसके साथ लिया CH3COCl। यहाँ पर हमने किया क्या? बेंजीन का हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह पर COCH3 लगा दिया। इसका मतलब एसाइल ग्रुप लगा दिया। इस वजह से इस रिएक्शन को हम एसाइलेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हाइड्रोकार्बन चैप्टर खत्म होता है। जाते जाते मैं आपसे कुछ और बातें भी करना चाहता हूँ। देखो भाई, हमने एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया है जिसमें आपके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। आप ही अपनी कक्षा के इस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो निश्चित रूप से आपका यहाँ पे थोड़ा दायित्व तो बढ़ जाता है। आप इस रिवॉल्यूशन को सपोर्ट करें, लोगों तक इन वीडियोज़ को शेयर करें ताकि हम उस हर शख्स तक पहुँच सकें जिसको इन वीडियोज़ की ज़रूरत है, जिनको रिलेवेंट कंटेंट की ज़रूरत है, उन तक हम पहुँच सकें। पूरी वीडियो देखने के बाद अपना फीडबैक जरूर दिया करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।